गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे पार्ट सेकंड हमारे चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का। तो इससे पहले के जो पार्ट में हमने क्या समझा था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होती है। तो क्या होती है मैनेजमेंट, कैसे जो मैनेजर्स हैं वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करके कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। और फिर हमने समझा था कि उसके फीचर्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है, मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट बेसिकली काम है मैनेजर्स का, जो क्या करते हैं कंपनी के रिसोर्स को, कम से कम कंपनी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे, ताकि कंपनी के जो गोल्स हैं वो कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा जल्दी से क्या हो सके, अचीव हो सके, और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। तो जो ये मैनेजर हैं ये इस मैनेजमेंट को कैसे करेंगे, क्या इनके लिए कोई सर्टेन रूल्स बना रखे हैं, लाइक एज एन साइंस एक कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिज़ाइन कर रखे हैं कि जिनको अप्लाई किया जाएगा और मैनेजमेंट हो जाएगी, या ये एक मैनेजर की अपनी कला है। तो एज एन आर्ट ये क्या होगी, अपनी मैनेजमेंट की एक कला होगी, मैनेजर्स की अपनी कला होगी कि वो कैसे इन प्रिंसिपल को अपने तरीके से यूटिलाइज करके लोगों के ऊपर लगाकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। या ये क्या होगा, एज एन प्रोफेशन, कि जो मैनेजर्स हैं वो एक सर्टेन डिग्री लेकर बैठे हैं जिसमें उन्होंने उस डिग्री में सब कुछ वो चीज़ें सीखी थी और फिर अब वो क्या कर रहे थे, उसको अप्लाई कर रहे थे। तो क्या है नेचर मैनेजमेंट की, क्या वो साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है। तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साइंस क्या है, और जो साइंस के फीचर हैं क्या मैनेजमेंट के फीचर उसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जो आर्ट है उसके फीचर्स के अंदर वो एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, या प्रोफेशन के फीचर के अंदर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जिस भी फीचर के साथ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के फीचर्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो दैट इज़ अवर मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट की क्या होगी, नेचर होगी। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि साइंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस है, कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि साइंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और कैसे तैयार होती है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स तैयार होती हैं वो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन से तैयार होती हैं। कोई हवा में तो साइंस के प्रिंसिपल्स बनते नहीं हैं, ये लगातार एक एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर होता है और उसके बाद उस चीज़ का हमें रीज़न फाइंड आउट हो जाता है कि वो चीज़ क्यों हो रही है। जैसे अगर न्यूटन ने बोले कि अगर न्यूटन ने ये फाइंड आउट किया था कि वो एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, तो उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बात समझी कि वो किसकी वजह से गिर रहा था, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा था, और उसने एक प्रो प्रिंसिपल बना दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और वो प्रिंसिपल अब हर जगह अप्लाई होता है। तो इट इज़ अ काल्ड ऑफ साइंस। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस, मैनेजमेंट भी क्या है, हमारी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे? क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो तो भी कॉन्टिन्यूसली मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, लगातार मैनेजर्स उन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और फिर उन जो प्रिंसिपल से आउटपुट निकल कर आती है उनको एक थ्योरी के रूप में डिज़ाइंड कर देते हैं, और जिससे जो फ्यूचर मैनेजर्स होते हैं उनको पता चलता है कि भाई क्या, कैसे कंपनी क्या करेगी, वर्क करेगी, और इन प्रिंसिपल्स को लगाकर कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज आल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एंड सेकंड, अगर हम बात करें साइंस के फीचर की, तो साइंस बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स, जो भी साइंस के नए नए सिद्धांत बनते हैं वो लगातार क्या, उनके ऊपर कम से कम 10 साल या 15 साल या 20 साल की क्या होती है, एक्सपेरिमेंट्स होती हैं। और आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है, जिसकी वैलिडिटी क्या होती है, हर जगह वैलिडिटी होती है, जो हर जगह क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। बट क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं? यस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हम कैसे बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। लाइक हम बात करें डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को क्या करो, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है विच इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को क्या करो, बांट दो। तो बहुत सारे मैनेजर्स ने, फ्योल ने, टेलर ने क्या किया, इन प्रिंसिपल्स का लगातार एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन्होंने देखा कि अगर काम को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, काम को बांट रही हैं, तो काम क्या हो रहा है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो ये क्या बन गया, एक प्रिंसिपल तैयार हो गया।
मैनेजमेंट की एक थ्योरी तैयार होगी। बट जो इन प्रिंसिपल के ऊपर बट हम जो ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, ये किन के ऊपर अप्लाई करते हैं? दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। और हमें पता है कि जो ह्यूमन है, जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कई बार उनके ऊपर ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं, कई बार उनके ऊपर प्रिंसिपल्स काम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है विच इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या करेगा, सारी कंपनी की या सारे एम्प्लॉयज़ को क्या देगा, कमांड देगा। बट कई बार क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय का दूसरे उस व्यक्ति के साथ या जो उस मैनेजर के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, तो वो उसकी कमांड नहीं सुनेगा। तो इससे हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो सका। तो बेसिकली जो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो बेसिकली बनते तो एक्सपेरिमेंट से हैं, बट उन एक्सपेरिमेंट्स को कॉन्टिन्यूसली स्टडी से बनते हैं। बट उन एक्सपेरिमेंट को अप्लाई हमने किन के ऊपर करना है, ह्यूमन के ऊपर। उनका बिहेवियर जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और थर्ड हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो तो यूनिवर्सल वैलिड है, वो तो जहाँ पर भी आप लगाओगे वहाँ पर वो क्या होंगे, लग जाएंगे, बिकॉज उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली स्टडी हुई है। और वो जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी चीज़ पे इलेक्ट्रिसिटी, एक साइंस का प्रिंसिपल है, किसी चीज़ के ऊपर अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो वो अपना काम क्या करेगी, शुरू करेगी। या एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली बन चुका है और हर जगह क्या होता है, अप्लाई होता है। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं कि लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीज़न ऑफ वर्क, क्या वो हर जगह या हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होते हैं? नहीं होते। कुछ जगहों के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड शायद अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि शायद उन मैनेजर्स की उस एम्प्लॉयज़ के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, तो शायद दूसरे को कमांड देनी पड़ेगी। या अगर हम बात करें कि वर्क को डिवाइड कर दो, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, कि लाइक उनके अंदर कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें होंगी जो सिर्फ उनका हेड ही बना पाएंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तो इस बेसिस के ऊपर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसके अंदर साइंस के कुछ फीचर्स तो हैं, कुछ फीचर्स तो हैं, लाइक वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है और वो एक कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। बट कुछ फीचर्स उनके ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो मैनेजमेंट है उसको किसके अंदर डील करना पड़ता है, उसको डील करना पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो लगातार क्या होता है, चेंज होता है। तो उन प्रिंसिपल्स को, जो वो प्रिंसिपल कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट से बने हैं और उनको लगातार हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाइड करना पड़ता है मैनेजर्स को। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि साइंस जो हमारी मैनेजमेंट की नेचर है वो साइंस हो भी सकती है, क्योंकि कुछ फीचर अप्लाई भी करते हैं और कुछ फीचर अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर हम इसके बाद दूसरा समझें कि दूसरा हमारे पास क्या है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो बेसिकली आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट का मतलब है कला। कि कैसे आर्ट भी क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये क्या है, ये स्किल्स हैं। किसके स्किल्स हैं? ये एक मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, या उस व्यक्ति के स्किल हैं वो कैसे अपने स्किल्स को यूज़ करके उस काम को क्या करता है। और वो स्किल्स उसने कैसे डेवलप कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली उसने उसके ऊपर क्या करी है, लगातार प्रैक्टिस करी है। ये स्किल हमेशा कैसे आएंगे, एक्सपीरियंस से आएंगे। तो क्या मैनेजमेंट भी एक स्किल है? यस, मैनेजमेंट किसकी स्किल है? मैनेजमेंट है मैनेजर की स्किल। क्योंकि अगर एक नया मैनेजर होगा उसको नहीं पता कि कैसे हमने अपने इन नए एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, हैंडल करना है। बट अगर एक पुराना एक्सपीरियंस मैनेजर होगा उसको पता होगा कि हर व्यक्ति के पर्सनल गोल्स क्या हैं, उसका इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो उनसे बात करके बहुत ईजिली ये फाइंड आउट कर पाएगा कि उनके एक्सपीरियंस क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और वो क्या करेगा, उन डिमांड्स को पूरा करके कंपनी के गोल्स को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी है। तो अब हम देखते हैं आर्ट के क्या फीचर हैं और क्या वो फीचर उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, मैनेजमेंट के फीचर के साथ मैच करते हैं या नहीं करते। तो पहला फीचर है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कि अगर कोई भी एक आर्ट है तो आर्ट के अंदर क्या एक प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। जैसे हम बात करें, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक बुक है डिफरेंट रागा की, जो म्यूजिक लिटरेचर के लिए अप्लाई होती है। या हम कोई भी बात करें कि अगर कोई भी आर्ट है, कोई भी कला है, अगर कोई भी क्रिकेट है, कोई भी गेम है, कोई भी स्किल है, जैसे म्यूजिक की स्किल्स है, तो उसके लिए डिफरेंट क्या बने हुए हैं, राग बने हुए हैं। आप उनको लगातार क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और उससे आप क्या हो जाओगे, उस आर्ट के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। तो क्या मैनेजमेंट भी एक आर्ट है? यस, मैनेजमेंट के भी क्या है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी एक बुक्स थ्योरेटिकल नॉलेज है मैनेजमेंट की, बहुत सारे प्रिंसिपल डिजाइंड है। तो अगर मैनेजर कॉन्टिन्यूसली उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता रहेगा, उनको सीखता रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, उस आर्ट में
परफेक्ट हो जाएगा। तो ये फीचर तो उसका क्या होता है, एप्लीकेबल है। और सेकंड विल बी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, की जो आर्ट है वो डिपेंड करती है। देखो आर्ट क्या है, एक थेरेटिकल नॉलेज है कि आपने नॉलेज ले ली। आर्ट मतलब क्या है कि आपने उस कला की नॉलेज ले ली, बट उसको अप्लाई कैसे करना है ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति उस आर्ट को पढ़कर, क्योंकि म्यूजिक की क्लास के अंदर 100 व्यक्ति बैठे हैं, सबने वो चीज़ सीखी है, बट कोई उसमें से म्यूजिक का बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है और कोई नहीं बन पाता। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उनकी कला के ऊपर, उनके पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर, कि कैसे उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, अप्लाई किया, कितनी क्रिएटिविटी के साथ उस चीज़ को क्या किया उन्होंने, अप्लाई किया। तो क्या मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? यस, मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड करती है मैनेजर के ऊपर, कि वो कितनी अच्छे से, कितने बढ़िया तरीके से उस मैनेजमेंट की स्किल्स को क्या करेगा, अप्लाई करेगा कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर या कंपनी के अंदर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्या निकाल सके, आउटपुट निकाल सके। तो ये भी क्या है, मैनेजमेंट मैनेजर की अपनी पर्सनलाइज स्किल है। तो ये फीचर भी हमारा क्या होता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता? यस, ये भी हमारा फीचर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और थर्ड जो हमारा फीचर है आर्ट का, कि आर्ट कैसे से आती है हमें, आर्ट आती है बेसिक ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कि लगातार एक दिन में या 10 दिन में या एक महीने में, 2 महीने में या साल में सिंगर नहीं बनता। सिंगर अगर कोई बनता है, म्यूजिशियन कोई बनता है, क्रिकेटर कोई बनता है, वो कैसे बनता है, सालों सालों की प्रैक्टिस से बनता है। तो ऐसे ही अगर एक अच्छा मैनेजर बनना है आपको, तो वो भी कैसे बनना पड़ेगा, कैसे बनता है अच्छा मैनेजर, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस के साथ बनता है। ठीक है ना? तो ये फीचर भी क्या है मैनेजमेंट का, इसके अंदर अप्लाई होता है। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्योंकि आर्ट के, इसके अंदर आर्ट के सारे फीचर्स क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो मैनेजमेंट की नेचर हम क्या बोल सकते हैं इनको पढ़कर, कि मैनेजमेंट क्या है, हमारी आर्ट। बट क्या मैनेजमेंट साइंस थी? नहीं, मैंने साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे थे, कुछ प्रिंसिपल मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट, हाँ, तो ये हमारे पास पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। यस, कैसे है, देखो एज एन साइंस मैनेजमेंट के क्या हैं, एक सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं। जो प्रिंसिपल कैसे बनाए गए हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से बनाए गए हैं। ठीक है ना? और एज एन आर्ट जो वो प्रिंसिपल्स हैं, बट उनको अप्लाई करना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मैनेजर की कला के ऊपर, मैनेजर की स्किल्स के ऊपर, उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर। बिकॉज प्रिंसिपल्स जो बना दिए वो तो साइंस ने एक डेवलप कर दिए कि ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको आप अप्लाई करोगे मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगी। बट वो प्रिंसिपल्स डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, कि उनको अप्लाई कौन कर रहा है और कितने अच्छे से, कितनी प्रैक्टिस है उस प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट? साइंस भी है, उसके अंदर साइंस के फीचर भी हैं और उसके अंदर आर्ट भी है। तो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछता है क्या मैनेजमेंट इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस, तो यस, मैनेजमेंट के अंदर साइंस का फीचर भी है। वो जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बने हैं, एक डिटेल्ड स्टडी हुई है, डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके ऊपर। एंड उन जो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, देखो अगर हम मैनेजमेंट हम उन प्रिंसिपल्स को सीखते हैं और जाकर अप्लाई करते हैं, तो शायद हमसे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी। बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, और उस पर्सन को कौन समझ पाएगा, जिस व्यक्ति को उसकी क्या होगी, स्किल्स होंगी, उस मैनेजर, वो मैनेजर उन लोगों की भावनाओं को अंडरस्टैंड कर पाएगा, जिसको पता होगा कि कैसे इस चीज़ को हमने क्या करना है, कैसे उसने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस स्किल्स को ऐड किया था और कैसे वो उसको क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो जैसे हम बात करें कि एक अच्छा नॉलेज मेक्स अ डॉक्टर, क्या एक अच्छा डॉक्टर जो है सिर्फ नॉलेज लेने से बन जाएगा? नहीं, सिर्फ नॉलेज लेने से वो एक अच्छा फिजिशियन नहीं बन पाएगा जब तक उस सर्जन वो लगातार उसको क्या नहीं करता, अपनी स्किल को अप्लाई नहीं करता। तो उसने स्किल तो सीख रखी है, उसने उन प्रिंसिपल्स को सीख रखा है कि कैसे उसने वो सर्जरी करनी है, कैसे नहीं करना, बट जब तक उसकी वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करता, उसको सीखता नहीं है, तब तक वो एक अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। और उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, मतलब क्या मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक नॉलेज है और एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए अप्लाई होता है? यस। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें प्रोफेशन के फीचर्स हैं या नहीं है। तो क्या मैनेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या मैनेजमेंट एक
वेल डिफाइंड बॉडी है? क्या उसके अंदर बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं? यस, मैनेजमेंट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बिकॉज अगर हम किसी प्रोफेशन की बात करें तो वो एक प्रॉपर वेल डिफाइंड होती है, उसके अंदर पता होता है कि कौन से कंसेप्ट आने हैं। जैसे अगर हम बात करें इंजीनियर्स का, तो उनका एक पर्टिकुलर 4 साल का क्या है कोर्स है, डॉक्टर है उनका एक 5 साल का MBBS का कोर्स है, CA है उनका एक CA का कोर्स है। तो वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको सारी उसी स्किल के रिगार्डिंग, उसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग सारी बातें क्या की गई हैं, बताई गई हैं। तो क्या मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस, मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी बुक्स क्या हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तैयार किए हुए हैं, और हर सिचुएशन के ऊपर वो प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होंगे उनके बारे में भी क्या किया हुआ है, बताया हुआ है। सेकेंड विल बी प्रोफेशन क्या होता है जिसमें एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब विदाउट एनी डिग्री, आप उस डिग्री को लिए बिना, क्या हम बिना डिग्री के डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बट मैनेजमेंट के अंदर क्या मैनेजर के लिए हाल फिलहाल कोई ऐसी पर्टिकुलर डिग्री है? नहीं, ऐसी पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। बट अभी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि हम MBA डिग्री को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बिना MBA के डिग्री मैनेजर हायर नहीं करती हैं। बट एज सच मैनेजर बनने के लिए अभी कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। तो ये फीचर जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर है, क्या ये मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई होता है? नो, नहीं, ये अप्लाई नहीं होता। और थर्ड हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट की बना रखी है? नहीं बना रखी। बट जो ये स्पेशल प्रोफेशंस होते हैं, यानी कि लॉयर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इनकी तो स्पेशल प्रोफेशंस की एसोसिएशन बन रखी हैं। बट मैनेजमेंट की या MBA होल्डर की ऐसी कोई स्पेशल एसोसिएशंस नहीं बन रखी। और फोर्थ हमारे पास क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। देखो डॉक्टर्स के, लॉयर के या CAs के, हर एक के क्या है, एक एथिकल कोड्स है। जैसे डॉक्टर का एथिकल कोड क्या है, हमारा डॉक्टर के क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, कि डॉक्टर को सबसे पहले क्या है, पेशेंट्स हैं उसके लिए, उसके बाद पैसा है, या उसके बाद और कोई चीज़ है। बट मैनेजमेंट का तो कोई ऐसा एथिकल कोड नहीं है। तो मैनेजमेंट के अंदर कोई एथिकल कोड एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। तो ये फीचर भी उसके अंदर नहीं है। और जो प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या है, बेसिकली डॉक्टर्स का, लॉयर्स का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना या सर्विस प्रोवाइड करना। उनका जो मेन मोटिव है वो देना है, सर्विस देना है। डॉक्टर का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, लॉयर का काम है अपने क्लाइंट्स को केस जिताना, CA का काम है अकाउंटिंग को करना। तो उनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस देना, और सर्विस देकर अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करना। बट मैनेजर का काम क्या है, मैनेजर का काम है कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके। तो मैनेजमेंट का काम सर्विस देना नहीं है, उसका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बढ़ाना। तो इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन है? नहीं, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फीचर मैनेजमेंट के प्रोफेशन के अंदर लैक कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक केस स्टडी आती है इन्हीं के अंदर, कि सबसे पहले हम बात करें क्या है कि इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ प्रोफेशन, अगर आपको किसी प्रोफेशन के अंदर एंटर करना है, वन हैज़ टू एक्वायर एन एजुकेशनल डिग्री। आपको एक एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, और वो स्पेशल एग्जामिनेशन जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो किस फीचर ऑफ प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन के फीचर के बारे में बात की है, तो उन्होंने बात करी है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की, बिना आप उस सब्जेक्ट को, नॉलेज को पास किए हुए आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमारे पास किसी डिग्री के बारे में बात करी, तो मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, एक तो आ गया ये प्रोफेशन, और दूसरा उसमें कौन सी एंट्री आ गई, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आ गई। और सेकंड हम अगर केस स्टडी देखें तो क्या बोल रखा है कि ABC कंपनी लिमिटेड वांट्स टू हायर अ न्यू मैनेजर। वो एक नया मैनेजर हायर करना चाहती है अपने इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए। सो दे वॉन्ट दैट पर्सन हु हैज़ पर्सनलाइज्ड नॉलेज। उस व्यक्ति को क्या हो, जिसको वो हायर करना चाहती है, एक तो पर्सनलाइज नॉलेज हो उस काम की, और उसको बहुत सारा क्या हो, एक्सपीरियंस हो उस फील्ड के अंदर। तो ये मैनेजमेंट की किस नेचर के बात में कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एज एन आर्ट, ना ये साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, ना इन्होंने कोई स्पेशल डिग्री मारी। तो प्रोफेशन के बारे में तो इन्होंने बात ही नहीं करी। और साइंस, इन्होंने ये नहीं बोला कि उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए या सारे प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, उन्होंने बोला कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जहाँ पर भी वर्ड आ गया एक्सपीरियंस, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा फीचर है ये मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। चलो, तो ये थे हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब है हमारे पास व्हाट इज़ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कितने लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, तो बेसिकली देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो हम करते हैं, मैनेजर, किसी एक मैनेजर का काम नहीं है पूरी और पूरी कंपनी को क्या करना, मैनेज करना। तो इसलिए मैनेजमेंट को डिफरेंट लेवल्स में हम बांटते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर, और हर लेवल का अपना एक काम है। तो टॉप लेवल का बेसिकली, और इनका बेसिकली काम क्या है, हर लेवल अपने अपने लेवल के ऊपर क्या करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है, और उस हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ और अपनी अथॉरिटीज़ को क्या करता है, पूरा करता है।
तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला हमारे पास कौन सा लेवल आता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग आएंगे, तो टॉप लेवल के अंदर कौन से आएंगे, कंपनी के बहुत बहुत बड़े सीईओज, डायरेक्टर। और इनका बेसिकली काम क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होगा, इनका काम होगा बेसिकली कंपनी के लिए फंड्स कलेक्ट करना, कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। इनका काम नहीं है काम करना, ये लोग बड़े बड़े काम नहीं करते। जैसे हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ कौन होंगे, शायद मुकेश अंबानी। तो उनका बेसिकली काम क्या है, काम एक्चुअल में वो वर्क काम करते हैं नहीं, उनका काम है पॉलिसीज बनाना, कंपनी के लिए नया प्रोजेक्ट लगाना, कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी, कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी। तो टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, टॉप मैनेजमेंट का काम है कंपनी के प्लान्स, पॉलिसीज, कंपनी की ऑब्जेक्टिव तैयार करना, कंपनी की सर्वाइवल का सोचना, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के नेक्स्ट फर्दर प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे करने हैं। तो ये सारा काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो सारा सोचने वाला काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और इसके अंदर कौन होते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े सीईओज हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी के वो बड़े मैनेजर जो कंपनी की ग्रोथ के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। और उसके बाद हमारे पास सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल बी मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, ये वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो टॉप लेवल ने जो प्लान्स बनाए उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। तो सारे प्रिंसिपल्स जो टॉप लेवल ने बनाए, उन टॉप लेवल के डिसीजंस को, उन प्लान्स को अप्लाई करने का काम कौन करेगा, वो कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर होते हैं कंपनी के डिपार्टमेंटल्स हेड। तो जो कंपनी है, देखो टॉप मैनेजमेंट का काम है प्लान बनाना, और अगर एक प्रोजेक्ट बना दिया गया, उस प्रोजेक्ट को बेसिकली 3 या 4 या 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर देंगे, वो बांट देंगे। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और इन सभी के हेड्स जो हैं वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, मिडिल लेवल। और इनका बेसिकली काम क्या है, जो उनके प्लान्स बनाए और अपने डिपार्टमेंट के अंदर उनको क्या करना, अपने काम को एग्जीक्यूट करना। तो ये एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं बट अपने डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। तो इनको अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो भी व्यक्ति रिक्रूट करने हैं या लोअर लेवल से जो भी कंटेक्ट करना है, वो सारा काम कौन करेगा, वो सारा काम करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाना, बट इन्होंने क्या करना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और लोअर लेवल तक उसको क्या करना है, पहुंचाना है। और अपने जो डिपार्टमेंट है, जो इनका खुद का डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी उस डिपार्टमेंट की शॉर्टकमिंग्स होंगी, उन सभी को क्या करना है, इन्होंने फाइंड आउट करना है और उसको ठीक करने का क्या करना है, काम करना है। और थर्ड हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है, सुपरवाइजर लेवल एंड लोअर लेवल। तो सुपरवाइजर लेवल का काम बेसिकली क्या होता है, सुपरवाइजर का काम है कि जो इनको मिडिल लेवल से ऑर्डर्स मिले हैं उनको वर्कर से करवाना। तो बेसिकली डायरेक्ट डीलिंग किसकी है, वर्कर के साथ। डायरेक्ट डीलिंग वर्कर के साथ किसकी है, सुपरवाइजर लेवल की है डायरेक्ट डीलिंग। मिडिल लेवल वर्कर के साथ डील नहीं करेगा, मिडिल लेवल डील करेगा सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर कौन हो गया, सुपरवाइजर हो गया हमारे सुपरिटेंडेंट्स, फॉरमैन्स, सब डिपार्ट, ये क्लर्क्स हो गए। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम है जो इनको इनके डिपार्टमेंट के हेड्स ने काम दिया है उन काम को वर्कर से कराना। तो वर्कर की सारी प्रॉब्लम्स किसको पता होंगी, वो पता होंगी सुपरवाइजर लेवल को। और अगर वर्कर को कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम सुपरवाइजर लेवल को पता होंगी, और ये सुपरवाइजर लेवल आगे टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो ये स्केलर चेन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लेवल बोले तो कौन सा लेवल होगा, सुपरवाइजर। क्योंकि एक्चुअल में जो कंपनी की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करके उस पर वर्क तो कौन करेगा, वर्कर करेंगे। और उन वर्कर से काम करवाने का काम कौन करेगा, उन वर्कर से काम करवाने का काम कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। तो बेसिकली सुपरवाइजर कौन होते हैं, वो एक लिंक है किसके बीच में, सबॉर्डिनेट्स के बीच में, जो उनकी सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको दूर करने का काम करेंगे और मिडिल लेवल तक उनको क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखते हैं किसके बीच में, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में क्या करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो इनका सुपीरियर कौन होगा, मिडिल लेवल, और इनके सबॉर्डिनेट कौन होंगे, वर्कर। तो उन तक ये उनकी सारी कंडीशन, ये सुपरवाइजर को सारी कंडीशंस बताएगा कि वर्कर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और कैसे उनको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। ये वर्कर की सारी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेंगे, ये रखेंगे, ताकि उनको एक सिक्योर और सेफ क्या मिल सके, इन्वायरमेंट मिल सके। और ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके अंदर, वर्कर के अंदर, टीम स्पिरिट। ये वर्कर को लगातार क्या करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करते हैं।
और ये क्या करते हैं, कम से कम कंपनी की क्या हो, वेस्टेज हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, सारा बेसिकली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किनके पास है, सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर खुद काम ना कर कर वर्कर से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। तो अगर इसी की हमें क्या देखें, तो ये थे हमारे पास बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड लोअर। हर लेवल का अपना अपना क्या है, काम है। तो अगर हम बात करें इस केस स्टडी की, तो क्या है कि आरपी लिमिटेड एक शूज़ मैन्युफैक्चर कंपनी है, और वो कहाँ खोलना चाहते हैं अपनी कंपनी, गुजरात के अंदर। उसके लिए उनको कितने पैसे की ज़रूरत है, 200 करोड़ रुपए की क्या है उनको रिक्वायरमेंट है। तो एक रमेश है जो उनका मैनेजर है, उसने क्या डिसाइड किया कि चाहे क्या वो फंड इक्विटी शेयर इशू करके ले या लोन ले बैंक से। तो किस लेवल के ऊपर रमेश काम कर रहा है, देखो ये 200 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, तो ये कौन सा लेवल हो गया, ये हो गया हमारा टॉप लेवल। बिकॉज सारे प्लान्स बनाना किसके ऊपर होता है, सारे कंपनी के प्लान्स बनाना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेटअप करना, कंपनी की फिक्स एसेट कहाँ से आएंगी, फंड्स कहाँ से आएंगे, ये मिडिल लेवल का काम या लोअर लेवल का काम नहीं है। मिडिल लेवल का काम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को चलाना है ढंग से, और लोअर लेवल का काम अपने वर्कर को काम करवाना है। सारे फंड्स, सारा पैसा कहाँ से आएगा, ये किसकी किसकी हेडेक है, ये हेडेक है सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे कंपनी के बहुत बड़े बड़े सीईओज आएंगे, जिनका काम क्या है कि फंड्स कैसे आएंगे। सेकंड हम देखें तो सेकंड हमारे पास केस स्टडी है कि राहुल, मैनेजर ऑफ प्राइड इंटरप्राइज, इज गिविंग फीडबैक ऑफ वर्कर टू ऑपरेशन मैनेजर एज दे फेसिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाई वर्किंग। तो राहुल जो है वो प्राइड इंटरप्राइज का एक मैनेजर है, और वो अपने ऑपरेशनल मैनेजर को ये फीडबैक दे रहा है कि वर्कर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखो वर्कर की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम करेगा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके बाद कर रहे लोअर लेवल और सुपरवाइजर लेवल के हिसाब से, तो वर्कर के साथ डील करेगा सुपरवाइजर लेवल। सारी पॉलिसीज, सारे प्लान, कंपनी की ग्रोथ के बारे में कौन सोचेगा, टॉप लेवल। तो मिडिल लेवल बेसिकली क्या है, टॉप और लोअर का लिंक है, या जो डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट का हेड है और अपने डिपार्टमेंट के अंदर, तो मिडिल लेवल बेसिकली और क्या काम करेगा। अगर हमें क्वेश्चन आता कि डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ की कमी है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ कौन रिक्रूट करेगा, टॉप मैनेजमेंट के काम तो क्या था, फंड्स देना। अब डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का हेड ही रिक्रूट करेगा, तो वो डिपार्टमेंट का हेड किस लेवल पे आएगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आएगा। चलो, तो इसके बाद हम देखते हैं बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब फंक्शंस हम बात करें, देखो हमें पता है कि मैनेजमेंट एक सिंगल फंक्शन तो है नहीं, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। यानी कि अगर एक मैनेजर है, अगर उसको कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी के गोल को अचीव करना पड़ता है, या कोई भी कंपनी के गोल को क्या करना है, पूरा एकम्प्लिश करना है, तो उसको एक बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हम इससे एग्जांपल लें कि हम ही हैं, अगर हमें भी यहाँ से दिल्ली जाना है या यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। लाइक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कैसे जाएंगे, फिर देखना पड़ेगा कि उसके लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर फंड्स हैं तो फिर उस प्लान को क्या करेंगे, बेसिकली एग्जीक्यूट करेंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अकेला फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली कितने फंक्शन हैं, मैनेजमेंट के अंदर है हमारे पास 5 फंक्शन हैं मैनेजमेंट के अंदर। और कौन से फंक्शन है हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनके अलग से चैप्टर भी हैं, हम डिटेल में उन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, बट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि प्लानिंग फंक्शन के अंदर मैनेजर क्या करेगा। देखो अगर कोई भी कंपनी है, उसको मैनेजमेंट करनी है, तो सबसे पहला उसका मैनेजर क्या करेगा, प्लान बनाएगा कि भाई हम कहाँ पर हैं और फ्यूचर में कहाँ पर हमें पहुँचना है। बेसिकली प्लान किसके लिए बनाया जाता है, प्लान हमेशा बनाया जाएगा फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में कंपनी को किस जगह पर पहुँचना है। तो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, कि कहाँ पर कंपनी है और एक्चुअल में कंपनी को कहाँ पहुँचना है। तो ये कौन करेगा, ये मैनेजर करेगा बाय हिज फोरकास्टिंग स्किल, कि किससे वो फोरकास्ट करके ये फाइंड आउट कर सके कि कंपनी के फ्यूचर गोल हैं और उसको कैसे पहुँचना है। तो जैसे ही कंपनी का एक प्लान डिसाइड हो गया, तो प्लान डिसाइड होने के बाद कंपनी क्या करेगी, उस प्लान के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उन सबको क्या करना शुरू कर दिया जाएगा, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाने शुरू कर दिए जाएंगे। तो जैसे अगर कंपनी ने प्लान बनाया कि हमने एक नई यूनिट ओपन करनी है एक नई स्टेट के अंदर, तो ये प्लान बन गया, क्या ऑब्जेक्टिव रखा कंपनी ने कि नई यूनिट्स इस्टेब्लिश करनी है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट उस यूनिट्स के अंदर होंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे, ये सारा कुछ किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर होगा, किस फंक्शन के अंदर होगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होगा। देन
जब हमने उसके अंदर डिपार्टमेंट सेट कर लिए कि कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, फंड कहाँ से आएंगे, सारा कुछ हमने देख लिया, तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफिंग, क्योंकि उस डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों को भी तो लगाना है ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपरली वर्क कर सके, उस प्रोजेक्ट को चला सके। तो थर्ड हमारे पास जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो क्या है, स्टाफिंग, जिसके अंदर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने बना दी कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने कंपनी के, किसको कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन उस मैंने उस कंपनी के प्रोजेक्ट का हेड होगा, कितने उसके अंदर वर्कर काम करेंगे। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है, कितने हम उसके अंदर लोगों को क्या करें, फिल करें। तो जैसे ही लोग फिल हो गए, अभी उन्होंने काम नहीं करना शुरू किया, तो जैसे ही लोग स्टाफ फिल हो गए उसके बाद हम उन्हें क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई अब कैसे आपको काम करना है। तो जैसे उनको डायरेक्टिंग दी तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। और डायरेक्टिंग कैसे करेंगे, उनको मोटिवेट करके कि हाँ आपको इतने प्रोजेक्ट हैं, इतने टारगेट्स हैं, ये सब कुछ कर दिया। अब क्या हो चुका है हमारे पास कि अब जो वर्कर है या जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो आखिरी फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग, कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, उनको चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि जो वो काम कर रहे हैं वो अपन अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्मेंस है या नहीं है, कि जो हमने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्लान बनाया था उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से काम कर रहे हैं फिर तो ठीक है, बट अगर कोई गलती है तो उन गलतियों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उनको क्या कराएंगे, ठीक करने का काम करेंगे। तो कितने फंक्शन है हमारे पास मैनेजमेंट के, 5 फंक्शन है। कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये फंक्शन नहीं है बेसिकली मैनेजमेंट का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मैनेजमेंट का, विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो हमें सबको पता है कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखो, प्लानिंग, हर कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं और सब डिपार्टमेंट का अपना अपना क्या है, एक मोटिव है, बट इन सब डिपार्टमेंट का अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के गोल्स को अचीव करना। तो अगर ये डिपार्टमेंट आपस में क्या नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो क्या कंपनी के लिए पॉसिबल है कि वो ग्रोथ कर सके, नहीं, तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल लें कि अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर 10 या 15 डिपार्टमेंट्स हैं और सभी डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया कि 500 पीस ऐसे मटेरियल ले आए जिस मटेरियल में क्या थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने इस बात को सेल्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं किया, बट और सेल्स डिपार्टमेंट को बिना कम्युनिकेट किए उन्होंने ये सामान क्या कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दिया। तो अब जब ये सामान सेल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि सेल डिपार्टमेंट को उसके बारे में नहीं पता था कि इसके अंदर क्या क्या गलती हैं। तो वो जैसे ही वो मार्केट में गया, मार्केट में वो सारा सामान क्या आ गया, रिजेक्शन के तौर पे कंपनी के पास वापस आ गया, जिससे कंपनी की रेपुटेशन भी मार्केट में गिर गई। और तो इसमें दिक्कत कहाँ हुई, परचेज डिपार्टमेंट ने तो वो जो चीज़ खरीदी थी, और क्यों खरीदी थी, तो शायद उसकी कॉस्ट कम थी या उस टाइम पे वो चीज़ उतनी ही डिमांडेड थी। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई कि परचेज डिपार्टमेंट ने उस बात को सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया। तो प्रॉब्लम थी कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में नहीं थी। तो कोऑर्डिनेशन जो है, अगर सारे डिपार्टमेंट सही से भी काम कर दे रहे हैं बट उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट ने अच्छे से मटेरियल परचेज कर लिया बट उसकी जो क्वालिटीज़ थी मटेरियल की वो उसने सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं बताई, या जो सेल्स डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग टीम को नहीं बताया कि इस चीज़ के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे कैसे बेचना है, तो क्या कंपनी अपने गोल को अचीव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या सारे के सारे लेवल्स को क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। अकेला टॉप लेवल कोई काम नहीं कर सकता, अकेला मिडिल लेवल कोई काम नहीं कर सकता, अकेला लोअर लेवल नहीं कर सकता। सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा, काम होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज एन असेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सारे जो फंक्शन है उन सबको करने के लिए किसकी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कि अगर प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने के बाद ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, देन उसके बाद स्टाफिंग करी जाएगी, फिर डायरेक्टिंग करी जाएगी, तो सारा कुछ कैसे चलेगा, ये कोऑर्डिनेट वे के अंदर करेगा। अगर हमने प्लान बना लिए बट ऑर्गेनाइजेशन वाले डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो वो कैसे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और अगर स्ट्रक्चर तैयार कर ली बट स्टाफिंग वाले डिपार्टमेंट को नहीं बनाया तो वो कैसे फिल आउट करेंगे पोजीशन को। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्या है, रिक्वायर्ड है। कि अगर टॉप लेवल को क्या है, सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है,
क्यों कोऑर्डिनेट करना है कि सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना है, फिर उसको किसको देना है, मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल को क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट का तो ख्याल रखना ही रखना है, सारे डिपार्टमेंट के साथ भी क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, और लोअर लेवल को भी किससे कोऑर्डिनेट करना है, वर्कर से। तो मेन जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का क्या है, इसेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है मैनेजमेंट का। अब अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारे के सारे इंडिविजुअल जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट करके काम करता है और कंपनी के गोल्स को अचीव करने का क्या करता है, काम करता है। और कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या एक बार कोऑर्डिनेशन करने से खत्म हो गया, नहीं, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर आपने प्लान बना दिया तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज बना दिया तो स्टाफिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, टॉप लेवल से मिडिल लेवल। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एंड कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, रिक्वायर्ड है, हर लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल का ही काम है कि सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करे, वो कोऑर्डिनेट करे, नहीं, मिडिल लेवल का काम है सारे डिपार्टमेंट को क्या करे, कोऑर्डिनेट करे। लोअर लेवल का क्या है, काम क्या है कि वो सारे वर्कर से कोऑर्डिनेट करे, और वर्कर और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो किसको बताए, मिडिल लेवल को बताए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये परवेसिव फंक्शन है, हर जगह, हर लेवल, हर एरिया के अंदर ये क्या होता है, अप्लाई होता है। अगर स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या हॉस्पिटल के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे उनका काम चलेगा, नहीं, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकेले टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, अकेले टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो मिडल और लोअर और एक वर्कर की भी है, कि वर्कर भी अपने साथ क्या करे, अपने दूसरे वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, ताकि वो क्या कर सके, उस अपने गोल्स को, कंपनी के गोल्स को अचीव। बिकॉज कंपनी के गोल्स अचीव होंगे तभी इनके पर्सनल गोल्स अचीव होंगे। और ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, अचानक से होना ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि हाँ अपने आप हो जाएगा। ये अपने आप मैनेजर को क्या करना पड़ता है, डेलिब्रेटली अपनी इच्छा से करना पड़ेगा। बिकॉज कोऑर्डिनेशन कभी भी अपने आप नहीं होगा। जब मैनेजर जाएंगे दूसरे मैनेजर के पास, बात करेंगे जाके, उनको समझाएंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तब जाके क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप होने वाला नहीं है, ये मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, खुद जाकर करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नीड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, और लास्ट टॉपिक है हमारा ये कि कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। देखो, लगातार ऑर्गेनाइजेशन क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जा रही है उनके अंदर काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उन सभी इंडिविजुअल की अपनी अपनी नीड्स हैं वहाँ पर काम करने की, बट अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन करने से क्या होगा, उन सभी की नीड्स को फुलफिल कर कर उनको कोऑर्डिनेट कर कर ऐसा किया जाए ताकि वो कंपनी अपने गोल्स को भी अचीव कर लें और कंपनी के गोल्स को भी क्या कर सकें, अचीव कर सकें। क्योंकि कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, अगर सभी लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर लग गए तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, विदाउट कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो, बहुत सारे जो कंपनी है वो कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर बनी हुई है, हर डिपार्टमेंट का अपना फंक्शन है। तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट बोले कि हमने 1000 की सेल कर दी है और उसके बाद वो ना बताया कि आगे कितने की रिक्वायरमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे कितना सामान और परचेज करना है, नहीं करना। बट सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, बट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी क्या है, ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर वो डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उनका चलना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या है, स्पेशलाइजेशन है। बेसिकली क्या है कि हम जब भी कंपनी कोई व्यक्ति को हायर करती है तो आजकल स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होते हैं। तो हर एक व्यक्ति को क्या लगता है कि उसे सब कुछ आता है, बट अगर उसको सब कुछ आता है, अगर वो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन को अपनी जो स्पेशलिस्ट क्या थिंक करते हैं कि दे हैव क्वालिफाइड ओनली टू एलिवेट जज एंड डिसाइडिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया, कि जो उनका प्रोफेशनल काम है वो उस काम को करेंगे और चले जाएंगे। तो नहीं, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना दूसरे को बताए हुए ये काम नहीं होने वाला। तो कोऑर्डिनेशन की क्या है, हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, और क्या है, स्पेशलाइजेशन है। तो अगर हम इसकी एक केस स्टडी देखें तो केस स्टडी क्या है कि इन एक्स लिमिटेड परचेज डिपार्टमेंट परचेज 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि कितने रॉ मटेरियल परचेज किया उसने, 10 टन्स। और जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने की ज़रूरत थी, सिर्फ और सिर्फ 7 टन की। बट ड्यू टू रीज़न गुड्स वर ओवर प्रोड्यूस एंड वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। तो ज़्यादा सामान प्रोड्यूस हो गया और सेल डिपार्टमेंट ने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो इनमें हमने देखा कि 10 टन माल क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज कर लिया, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने की रिक्वायरमेंट थी, 7 टन की रिक्वायरमेंट थी।
बट ये रिक्वायरमेंट उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट को बताई नहीं, तो मतलब सबने अपना अपना काम तो किया, बट किसकी कमी थी इसके अंदर कमी थी कोऑर्डिनेशन की। तो ये था हमारे पास पूरा चैप्टर। 2 वीडियोस के अंदर हमने ये पूरा चैप्टर बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे ऊपर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इस नोट्स को लेने, अगर आपको केस स्टडी के नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, आपको वो नोट्स मिल जाएंगे।